आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आपके बुक से, जिसका नाम है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस टॉपिक में आपको क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आपके हेडिंग का नाम ही है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, यानी कि पहला ऐसा बुक जो कि प्रिंटेड है ना। चलिए जानेंगे इसके बुक में इसके बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइना, जापान एंड कोरिया आर द 3 कंट्रीज वेयर प्रिंट टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड। याद रखिएगा, ये चीज़ पूछ लिया जाता है, ठीक ना। ये चीज़ हमको इसलिए यहाँ पे हमने इसको अलग से बना दिया है क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए सवाल ऐसा ही बनता है ना, कि ऐसा कौन सा पहला 3 कंट्री था जहाँ पर कि प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। तो पहला आप बताएंगे चाइना, जापान और कोरिया, ठीक है। तो ये ऐसे 3 कंट्री हैं जहाँ पर कि सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी पहुँचा, यानी कि वहाँ पे चीज़ें अब जो है प्रिंटिंग के द्वारा बनाए जाने लगे, यानी कि छाप के बनाया जाने लगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, देखिए इसके नाम से मालूम चल रहा है ना, वुड ब्लॉक और प्रिंटिंग तीनों अलग अलग है, इसके बारे में जान लीजिए। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, पहली बात तो ये हो गया। उसके बाद इनिशियली बुक्स इन चाइना वेयर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया, देखिए सबसे पहली बात तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, मतलब कि इसमें चीज़ें जो हैं हाथ से लिखे जा रहे हैं। मतलब कि ये उस समय का बात कर रहा है जिस समय की प्रिंटिंग का ज़माना नहीं आया था, ठीक ना। तो उस समय पे हाथों से लिखा जाता था, यानी कि हाथों से प्रिंटिंग किया जाता था। मतलब कि प्रिंटिंग हाथों से, मतलब क्या हुआ कि हाथों से लिखना, हाथों से हर चीज़ों को छापना। मशीन का वहाँ पे कोई रोल नहीं है फिलहाल अभी तक यहाँ पे। उसके बाद शुरुआती दौर में चाइना का बात यहाँ पे हो रहा है। शुरुआती दौर में चाइना में जो प्रिंटेड किया जाता था कोई भी चीज़ों को, वो रबिंग पेपर के द्वारा। अब सवाल है कि ये रबिंग पेपर क्या होता है। देखिए रबिंग पेपर ना थोड़ा सा एक इस प्रकार का पेपर होता है जो कि थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है। यानी कि आज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना पेपर, वो पेपर तो बहुत स्मूथ हो गया है, बहुत प्लेन हो गया है। लेकिन रबिंग पेपर का मतलब थोड़ा सा उसमें खुरदरा टाइप का नज़र आएगा आपको। मतलब पूरा प्लेन नहीं, पूरा चिकना नहीं, थोड़ा सा उसमें जो है खुरदरापन का आपको नज़र महसूस हो सकता है। इस प्रकार के पेपर पे उस समय पे लिखा जाता था अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। मतलब कि यहाँ पे जो पेपर है वो थोड़ा बहुत इस प्रकार का दिखने में लगता था कि वुड ब्लॉक जैसा, मतलब कि थोड़ा सा लकड़ी का जो सिल्ला होता है ना, जैसे आपका पेपर है A4 साइज पेपर, वो उस प्रकार का लकड़ी का, लेकिन थोड़ा सा पेपर के जैसा वो दिखने में लगता था, लेकिन थोड़ा सा खुरदरा टाइप का, ठीक ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एज बोथ साइड्स ऑफ द थीन पोरस शीट could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहला आपको सेकंड पॉइंट समझना है, उसके बाद फिर आप थर्ड पॉइंट को समझ जाएंगे इजीली। सेकंड पॉइंट में बेसिकली यहाँ पे बात कहा गया है कि वो ना वुड ब्लॉक पे लिखा करते थे। वुड ब्लॉक के मतलब का एक लकड़ी का इतना छोटा सा पेपर जिसमें कि थोड़ा बहुत खुरदरा टाइप का आपको देखने को मिलता था, वो हो गया हमारा बेसिकली वुड ब्लॉक्स। और वो होता कैसा था? बेसिकली रबिंग पेपर, मतलब कि लकड़ी का ब्लॉक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पेपर के जैसा रहेगा, ठीक ना। और उसमें थोड़ा सा खुरदरापन आपको नज़र आ जाएगा। अब एज द बोथ साइड्स ऑफ थीन पोरस शीट्स कुड नॉट बी प्रिंटेड। अब ये ऐसा होता था वुड ब्लॉक्स कि मतलब थोड़ा सा वो पतला भी है ना, पोरस भी है, यानी कि थोड़ा बहुत आर पार देखने में थोड़ा सा आपको छेद भी नज़र आ जाएगा। तो इस वजह से अच्छी तरीके से उसमें प्रिंटेड यानी कि प्रिंटिंग नहीं हो पाता था। अब देखो लकड़ी का है तो उसको एक बार आप मोड़िएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी टूट भी जाएगा, है ना। यानी कि आज के पेपर को हम लोग मोड़े तो क्या टूटता है? नहीं टूटता है। लेकिन उस समय का पेपर जो यहाँ पे बात कहा जा रहा है वो थोड़ा सा पतला भी था, पोरस भी था, यानी कि दोनों तरफ आर पार हल्का फल्का ना छेद देखने को आपको मिल सकता था। शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड, और वो ऐसा था कि बेसिकली उस पर आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, है ना। आगे द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वाज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। अब चाइना का ना बहुत एक ट्रेडिशनल चाइनीज बुक है, यानी कि बहुत पुराना बुक है, उसका नाम है अकॉर्डियन बुक, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चाइना का एक ट्रेडिशनल बुक यानी कि बहुत पुराना बुक उनका हुआ करता होगा उस समय पे। जैसे हमारे भारत में देखा जाए तो सबसे पुराना बुक, यदि सबसे पुराना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुराने किताबों में से यदि देखा जाए तो रामायण एक है, महाभारत एक है ना। उसके बाद फिर हमारा और क्या क्या है,
भगवत गीता है, बहुत अलग अलग पुराना बुक है। उसी प्रकार से हमारे चाइना में भी एक पुराना बुक था जिसका नाम था एकोडियन बुक, वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट दिस साइड। और ये एकोडियन बुक किस प्रकार से फोल्ड किया हुआ रहता था? फोल्ड मतलब कि अलग अलग पेपर है ना, उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दो, ठीक है, और उसको क्या कर दो, स्टिच कर दो, यानी कि सील दो एक साइड से। यानी कि जैसे हमारा बुक यदि फट जाता है तो हम लोग उसको जिधर से हमारा ये खुलता है, जहाँ पे हमारा ये पूरी तरीके से बंधा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सुई धागा से पूरा सील देते हैं, है ना। तो वही करना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि ये आपका इतना बड़ा शीट ऑफ पेपर है ना, इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जा रहे रखते जा रहे रखते जा रहे हैं, और उसके बाद आपने क्या किया, इधर से एक एक करके इधर से ऐसे 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 करके आपने यहाँ पे इसको सील दिया, है ना। तो एकोडियन बुक इसी प्रकार का उस समय पे होता था। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इसमें आपने ये समझ लिया बेसिकली कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बेसिकली एक हैंड प्रिंटिंग था जो कि हाथों से प्रिंट किया जाता था, पहली बात ये। दूसरी बात इसमें आपने ये सीखा कि उस समय पे चाइना में उस समय पे वुड ब्लॉक्स पे सब चीज़ होता था, यानी कि वो थोड़ा सा लकड़ी का होता था पेपर, लेकिन वो पेपर होता था, ठीक है ना। उसके बाद वो पेपर कैसा होता था, बेसिकली पतला, पोरस, यानी कि आर पार हर जगह पर आपको छेद देखने को मिल जाता, और उस पर अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं किया जा सकता था, ऐसा वो था। उसके बाद हाँ, उस समय पे मैन्युस्क्रिप्ट था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उस समय पे फिलहाल मैन्युस्क्रिप्ट था, क्योंकि हाथ से बनाया जा रहा था, ठीक ना। मशीन के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है, मशीन के बारे में भी हमारा आएगा, वो चीज़ था। उसके बाद चाइना का सबसे पुराना बुक जो चाइनीज ट्रेडिशनल बुक था उसका, वो था एकोडियन बुक, और वो एक साइड से पूरी तरीके से फोल्ड किया हुआ रहता था और उसको सिला हुआ रहता था इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ता है फिर। चाइना कॉल्ड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, उस समय का बात है, यानी कि आज से बहुत पहले का बात है, जिस समय की प्रिंटिंग का दौर भी नहीं था, है ना। उस समय पे चाइना को मेजर प्रोड्यूसर कहा जाता था प्रिंटेड मटेरियल का, प्रिंटेड मटेरियल का। मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो ये हम लोगों ने जो अभी यहाँ पे पढ़ा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये ऐसा दौर था जहाँ पे कि थोड़ा बहुत आपको प्रिंटिंग का दौर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ हाथों से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए साफ हमने टॉपिक में लिख रखा है कि चाइना कॉल्ड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। लेकिन जैसा कि आपने यहाँ ऊपर में भी पढ़ा था कि चाइना, जापान और कोरिया ऐसा 3 पहला देश बना जहाँ पे कि प्रिंटेड मटेरियल सबसे पहले आया। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे चाइना के पास क्या आ रहा है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ रहा है ना। तो अब जब इनके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ रहा है तो दुनिया इसको क्या कह रहा है, मेजर प्रोड्यूसर कह रहा है, किस चीज़ का, प्रिंटेड मटेरियल का, है ना। यानी कि अब चाइना हर एक चीज़ों को प्रिंट कर रहा है, हाथों से नहीं लिखवा रहा है, वो हर एक चीज़ों का वो प्रिंट करवा रहा है, ठीक ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए। तो ऐसा क्यों हुआ, यानी कि चाइना को मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल क्यों कहा गया, यानी कि चाइना में सबसे ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल क्यों छापा जा रहा था, है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, for a very long time the imperial state in China was the major producer of printed material। देखिए, जब चाइना में इम्पेरियल स्टेट था, इम्पेरियल स्टेट का मतलब क्या हो गया, जब वहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय पे ऐसा कहा गया है कि चाइना में बहुत ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल छापा जाता था। मतलब कि उस समय पे वहाँ के जो राजा रहे होंगे या फिर वहाँ पे जिनका रूल रहा होगा, है ना। इम्पेरियल स्टेट का मतलब ये हो गया कि जहाँ वहाँ पे ना बेसिकली एक रूल रहा होगा, राज रहा होगा, चाहे वो राजा महाराजा का रहा हो या फिर आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा हो, है ना। तो उस समय पे चाइना में सबसे ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते थे उन्हीं के द्वारा, उनके राजा महाराजाओं के द्वारा, ठीक है। आगे, चाइना possessed as a huge bureaucratic system which recruited its personnel through a civil services examination। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात कही गई है कि चाइना में ना बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब हो गया वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से राजा महाराजा, फिर उसके अंदर शासन चलाने का जो तरीका है वो बहुत बड़ा है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उस समय पे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। यानी कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का बेसिकली मतलब ही हो गया प्रशासनिक सिस्टम, प्रशासनिक एकदम पूरा तौर तरीका। तो वहाँ पे ऐसा इस तरीके से है कि चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सोनेल थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मतलब कि उनका तौर तरीका जो है अपने कंट्री को चलाने का, उस पर राज करने का, वो बहुत ही तगड़ा था, है ना। यानी कि वहाँ पे उसके ऑफिसर्स का कोई कमी नहीं था। तो वो जो उस विभाग में, यानी कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जो चाइना के उस समय पे जो भी रहे होंगे, वो जिस प्रकार से भर्ती करता था वो एक तरीका था। तरीका क्या था भाई? थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यानी कि यदि आपको हमारे सिस्टम में काम करना है, हमारे डिपार्टमेंट में काम करना है, तो आपको सिविल सर्विस का एग्जाम दे के आना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत में यदि देखा जाए तो सबसे तगड़ा एग्जाम कौन सा? यूपीएससी, वो भी सिविल सर्विस का एग्जाम्पल है ना। तो उसी प्रकार से चाइना में भी यदि आपको गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना है, अच्छा बेसिकली हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो हमको भारत में गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलता है कि नहीं? कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएफएस बनता है, कोई और क्या बनता है, यानी कि बहुत उसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, हमको तो उतना याद भी नहीं आ रहा है। एक बेसिकली एक आईएएस होता है, एक आईपीएस है, एक आईएफएस है और एक आईआरएस, ऐसा कुछ करके नाम है ना। इन्हीं सब का नाम है, बहुत सारा उसमें पोस्टिंग है, ऐसा बात नहीं है। तो 4-5 तो ऐसे ही हमको याद था। तो इन सभी पोस्ट पे जब हम लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट के किसी न किसी डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, है ना। तो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक एग्ज़ाम देना पड़ा जिसका नाम था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी प्रकार से चाइना के उस समय पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि यदि आपको वहाँ के भवन में, वहाँ के डिपार्टमेंट में काम करना है, सरकारी काम करना है, तो आपको एग्ज़ाम दे के आना पड़ेगा। और जब एग्ज़ाम भाई लेगा, इतना बड़ा ऑफिस में आपको जाने का मौका मिल रहा है, इतना बड़ा एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत आदमी देगा। जैसे भारत का देख लो एग्ज़ाम, यूपीएससी में लाखों लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, तो उनको पेपर कहाँ से मिलेगा भाई? प्रिंटेड ही तो मिलेगा। क्या पॉसिबल है कि हाथ से बनाया वो मिले? मान लो यदि लाखों बच्चा यदि यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहा है, तो क्या ये संभव है कि उसको हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर मिल जाए? नहीं, कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे भी यूपीएससी एक पेपर तो लेता नहीं है भाई, बहुत सारा एग्जाम लेता है, 8-9 गो पेपर उसका केवल मेजर है। यानी कि सोचो, पहले प्रीलिम्स, उसके बाद फिर मेंस, है ना, उसके बाद इंटरव्यू में तो बेसिकली पेपर का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी है ना, अलग अलग लैंग्वेज का पेपर अपना अलग अलग होता है। तो ये ज़रूरी है, उस समय पे चाइना में ज़रूरी था कि जब इतना अच्छा तगड़ा एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो यहाँ पे पेपर का, वो भी प्रिंटेड मटेरियल का ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि चाइना को उस समय पे मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल क्यों कहा जाता था? तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कि चाइना जो है, चाइना में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में काम करने के लिए अपने स्टाफ का जो है वो सिलेक्शन कैसे करता था? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू करता था। यानी कि आपको एग्ज़ाम दीजिए, तब जाकर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और एग्ज़ाम देने के लिए आपको मालूम है कि क्वेश्चन पेपर चाहिए भाई, और क्वेश्चन पेपर पॉसिबल नहीं है कि लाखों लाखों बच्चों को आप हाथ से बना के दें, उसके लिए आपको प्रिंट करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पर प्रिंट किया जा रहा था। आगे, टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वेयर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द सेंसरशिप ऑफ द इम्पेरियल स्टेट। अब देखिए, अब भाई आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा, इसके लिए आपके पास बुक भी तो होना चाहिए, है ना। तो उससे रिलेटेड, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बुक भी अलग अलग प्रकार का उस समय पे छापा जाता था अंडर द सेंसरशिप ऑफ द इम्पेरियल स्टेट। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि किसके निगरानी में? इम्पेरियल स्टेट के निगरानी में, यानी कि राजा महाराजा जो भी वहाँ पे रूल कर रहे हैं उसके निगरानी में, कि भाई तुम कॉपी में, किताब में क्या छाप रहे हो, पहले हमको पूछोगे, है ना, तो उसके बाद छापोगे। सेंसरशिप का मतलब ही होता है कि तुम कुछ भी यदि छापोगे ना, छापने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा और हमको दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या छाप रहे हो बुक में, है ना, ये चीज़ था। उसके बाद फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। अब देखिए, 16th सेंचुरी से, चाइना का बात हो रहा है यहाँ पे, 16th सेंचुरी से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे एग्जाम देने वाले, उनका संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो भाई, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है एग्जाम देने का, इतने बड़े पोस्ट में आपको जाने का मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई एग्जाम देना चाहेगा, है ना। जैसे भारत में लगभग अक्सर हर एक बच्चे का ये सपना होता है, हर एक का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये सपना होता है कि एक बार कम से कम यूपीएससी का एग्जाम जरूर दें, है कि नहीं, उसके बारे में वो एक बार जरूर सोचता है ना। तो 16th सेंचुरी से सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाले जो भी कैंडिडेट थे उनका संख्या क्या हो गया था? बढ़ गया था। अब जब संख्या बढ़ गया तो किसका डिमांड बढ़ेगा भाई? पेपर का, यानी कि प्रिंटेड पेपर का जरूरत पड़ेगा, प्रिंटेड बुक का जरूरत पड़ेगा, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर का जरूरत पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना उस समय पे
मेजर प्रोड्यूसर था किसका, प्रिंटेड मटेरियल का। उसके बाद दैट इज वाई चाइना इज कॉल्ड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो सोचो एक एग्जाम, बस एक ही एग्जाम है वहाँ पे सिविल सर्विस का, उस एग्जाम के लिए कितने सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर चाहिए, बुक चाहिए, प्रिंटेड मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए। तो इतने सारे चीज़ों को करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि आपको बड़े लेवल पर प्रिंट करना पड़ेगा, है ना, हाथ से तो आप बना के दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उस समय पे चाइना को मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल कहा जाता था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अ न्यू रीडिंग कल्चर ब्लूम इन चाइना। ठीक है ना, एक और टॉपिक हमारा होगा इसमें मैकेनिकल प्रिंटिंग सरफेस्ड इन चाइना, यानी कि पहले हम लोग पूरी तरीके से चाइना के बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रिंट इन जापान पे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग इस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।